do we manage our home and our skills? Like अभी मैं अगर skills पे किन से पूछना चाह रहे हैं? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जुनेद भाई से कि मैं स्किल सीखी हुई है, मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा क्योंकि घर वाले सुबह को बोलते हैं वो करो जो हम चाह रहे हैं। यानी कि अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ, सर प्लीज़ लेट मी कंप्लीट माई हाफ क्वेश्चन प्लीज। So sir, मैंने whenever I have to do something, there is always any uncle who have nothing to do with my business and have some kind of opinion about it. And whenever this happens, I feel so much discouraged and I am in depression and all that stuff, and I can do anything. So please let me know how can I deal with that, because I keep dealing with such people. Thank you so much, sir. And I love you, Junaid bhai. शुरू कर रहे हो, मैं क्यूट बच्चा हूँ, एंड में कह रहा हूँ आई लव यू। नॉट द काइंड ऑफ वेलकम आई वाज एक्सपेक्टिंग। सर प्यार दो तरफा होता है। अच्छा यार देखो, आपने कहा कि आपने फाइवर में $30 कमाए, अबू को बताया, अबू ने बोला ये केड़े पैसे हैं, दूसरे अंकल आपको फजूल के मशवरे में आपको फील होता है। देखिए एक रशियन कहावत है, सर्दी और बेगैरती जितनी फील करोगे उतनी लगेगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, ठीक है? आप आज भी जाके, अभी मैंने आने से पहले वीडियो डाली है, सब मेरे साथ थे, अभी जाके कमेंट पढ़े, नीचे गालियाँ आई भी होंगी, ठीक है? तो देखो जो काम आप करें वो आपका फर्ज है, जो अगला कर रहा है वो उसका ज़र्फ है। मैंने जिंदगी से जो सीखा मेरे वीडियो में बोल दिया, आपने सीखा गालियाँ देना, आपने गालियाँ दे दी। तो अगर आपकी तरबियत में कमी है, सो व्हाई शुड आई लेट दैट अफेक्ट माई लाइफ? समझ रहे हैं आप? तो अगर आपके अंकल हैं, वो उनको पता ही नहीं है दुनिया किधर जा रही है, ठीक है, वो अभी भी वो बूमर जिस तरह आपने बोला कि वो टाइपराइटर वाले बापे अगर वो बने हुए हैं, तो दैट्स देयर फॉल्ट इफ दे आर नॉट कैचिंग अप। दूसरा, आपने फादर को बोला $30। देखिए मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप ना अपनी ज़िंदगी को समझें कि वो एक सर्कल है और उसमें आप छोटे छोटे स्क्वायर बना लें। एक स्क्वायर आपकी फैमिली है, एक स्क्वायर आपका काम है, एक स्क्वायर आपके फ्रेंड्स हैं और एक आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है? और आप जिंदगी भर कोशिश करें कि एक स्क्वायर की दूसरे स्क्वायर से मुलाकात ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर में स्ट्रेस है तो घर का स्ट्रेस आपने दरवाजे पे ही छोड़ देना है। अगर वो स्ट्रेस लेके आप काम पे गए तो आपका काम इफेक्ट होगा और वो आपके काम के साथ बदले आती है, राइट? अगर काम ऑफिस में स्ट्रेस है, वो लेके आप घर जा रहे हो और आप फैमिली में गुस्सा कर रहे हो, चीख रहे हो, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ठीक है? तो जिसकी जो जहाँ की प्रॉब्लम है उसको आप वही रखें, उनको इंटरमिक्स ना होने दें। ईजियर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान है, लेकिन वही वाली बात, आपने $30 बताया ना, अब आप नहीं बताया उनको कि मैं कितने कमा रहा हूँ। जब वो $30,000 होंगे ना, वो मोहल्ले में रोक रोक के लोगों को बता रहे होंगे देखो मेरा बच्चा $30,000 कमाता है, ठीक है? तो शुरू में बिल्कुल ऐसा लगता है। मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की, मैंने घर में बताया ही नहीं था, क्योंकि वो टिपिकल हम एक ही जैसे फैमिली है ना, सबकी मिडिल क्लास फैमिलीज, वो यही बोलते जी क्या कजरों वाला काम कर रहे हो, ऐसा ही है ना। मगर जब मशहूर हो गया, जब लोगों ने पहचानना शुरू किया, मॉल्स में इधर उधर जाओ तो अभी वो बड़े चौड़े होते हैं ना। अगर यही मैंने उनको शुरू में बताया था, शायद वो मुझे डिस्करेज करते। तो आप इनिशियल अपनी जो है उनको बोले हाँ मैं जी कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें शेयर ना करें। जब वंस यू रीच अ सर्टेन पॉइंट एंड लाइक डोंट अलाउ व्हाट पीपल हैव टू से, बुलेट प्रूफ बेगैरत बन जाए, फील ही नहीं होता, ठीक है? मैं मुझसे बहुत से लोग पूछते जी हमने यूट्यूबिंग करनी है लेकिन हमें डर लगता है लोग कमेंट्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स इसलिए करते हैं बिकॉज दे फील सिक्योर बिहाइंड द स्क्रीन। तो आप स्क्रीन में घुस के मुक्का नहीं मारोगे। कभी मुझे सामने किसी ने गाली नहीं दी, अभी भी यहाँ है किसी कोई भी नहीं देगा शायद, ठीक है ना? तो वो बस वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। सो अगर वो वैसा है, दैट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मेरा काम है वीडियोस बनाना, वो मैं बनाता रहूँगा। अब आगे आप उसकी तारीफ करें या आप लव यू के मैसेज भेजें या आप गालियाँ भेजें, वो आपका ज़र्फ है। आई कैन नॉट कंट्रोल। कल मैं तनवीर साहब से ही बात कर रहे थे, वो उन्होंने मुझे पिक किया तो वो कह रहे थे कि जी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें ना, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो मैंने इनको वही मशवरा दिया था कि कुछ चीज़ होती है सर्कमस्टेंशियल, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? अगर आपने जी ठेला लगाना है किसी चीज़ का और जी तूफानी बारिश होगी, अब उसमें आप डिप्रेशन लेके क्या करना है? वो आपके हाथ में ही नहीं है चीज़। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो उस पर परेशान किस बात का? बस इतनी सी बात। थैंक यू। थैंक यू। अभी एक एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूँगा, आप लोगों के पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं वो। मेरा क्वेश्चन है वकास पिताफी भाई से, एप्स डेवलपमेंट
आप इसके अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। ये जो यंगस्टर्स बैठे हैं इनमें मोस्टली फ्रीलांसर्स या जिसको कहते हैं ना जुगाड़ के ज़रिए पैसा बनाना, अच्छा खासा चाय बना लें, लेकिन इस्टेब्लिश किस तरह करें, मार्केट के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को किस तरह बेहतर बनाएं, एज अ ब्रांड एज अ कंपनी किस तरह आगे बढ़े। ऐप्स के बिजनेस जी ऐप डेवलपमेंट। सो ऐप जैसे कंटेंट बेसिकली होता है, राइट, कि आपने ऐप बनाई तो ऐप इज एक्चुअली ए कंटेंट, राइट। आप उसके अंदर क्या लेके आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसका बेसिक मैकेनिज्म वैसे तो ऐप लॉन्च करने का इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वेबसाइट इज़। जैसे आप वेबसाइट डेवलप करते हैं उसी तरीके से ऐप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, पब्लिश करते हैं। बाकी जहाँ तक इसको बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने का तरीका थोड़ा सा यही है कि सबसे पहले आप अपने लिए काम करते हैं। अपने जैसे अभी आप बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद फिर आप टीम बनाना शुरू करते हैं, आप पे रोल पे लोगों को रखते हैं, तो आप रिस्क अपना इंक्रीज़ करते हैं। रिस्क इंक्रीज़ करने के साथ में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग आपके लिए परफॉर्म करते हैं, तो फिर वहाँ से आपकी टीम बनती है। टीम से फिर अब जब टीम थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर आपको पूरी एक फॉर्मल कंपनी सेटअप करनी पड़ती है। उस कंपनी को सेटअप करने के लिए फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये ऐप का बिजनेस भी तकरीबन इसी तरीके से ग्रो करता है। अब हम लोगों ने, मैंने खुद 2015 में गेम स्टूडियो एक स्टार्ट किया था और उसमें इसी तरीके से सबसे पहले लाइक आप देखते हैं कि जी ऐप्स या गेम्स के लिए जो है आपको डेवलपमेंट टीम चाहिए। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी किस टाइप की ऐप बनानी है या किस टाइप की गेम बनानी है। वो बनाने के बाद फिर आप टीम ग्रो करते हैं, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप एसईओ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ लोग बहुत सारे एसईओ जानते हैं, तो मे बी इफ वी मैप इट अकॉर्डिंगली, तो आप एक साइड पे जो है वो एक प्रोड्यूसर होता है उसका गेम का, फिर डिज़ाइनर होता है, फिर डेवलपर होता है, फिर उसके एएसओ से रिलेटेड लोग होते हैं, फिर मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो ये सारे होते हैं। इसके अलावा फिर अगर आपको पूरी कंपनी बनानी है, 15-20 लोग हो जाए, तो फिर एचआर डिपार्टमेंट चाहिए होता है, ऑफिस एडमिन चाहिए होता है, रिसेप्शन के लोग चाहिए होते हैं। दिस इज़ हाउ यू मेक योर ओन एम्पायर ऑफ एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ। और आप लोग आज सारे जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह यू विल ओन योर ओन कंपनीज इनटू द फ्यूचर। सो आई एम वेरी अमेज्ड टू सी सच अ बिग क्राउड। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। चलिए क्वेश्चन, लास्ट 2 बंदे नजर आ रहे हैं, निदा काइंडली उनको अप्रोच करें जल्दी से ज़रा प्लीज़ यार। क्वेश्चन प्रिसाइज। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, एक तो तनवीर भाई से है और एक गंजी स्वैग से है। तनवीर भाई से मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी बेस है, ये काम होता है, ये लक बेस होता है। अब एक दफ़ा फ्लॉप हो जाए उसके बाद कैसे उठा जाता है, क्योंकि इंसान टूट जाता है मुकम्मल तौर पर। रात को वो लाखों रुपए लेके सो रहा होता है, सुबह उठता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। और गंजी स्वैग से मेरा एक सवाल ये है कि हम सब गंजी स्वैग बनते जा रहे हैं, कोई तेल या शैम्पू रिकमेंड कर दें। जी जी आपने यार, मैं असल में होस्ट हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता, आप काइंडली। फिर मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे पास कुछ होता मैं होता यूज़ करता। अच्छा, आपने कहा कि लाखपति होते हैं, रात को सुबह कुछ नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता यार, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन देखें, चैलेंजेस हर फील्ड में है। अक्सर ये तो ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है, ऐसा हॉट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि यार इतनी अजीब सी फील्ड है हमारी, इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। पता नहीं चलता कि आप एक टाइम आपका गिग टॉप पे है, 500 क्यू में ऑर्डर्स, और अगले दिन उठा के फेंकता नजर कहीं नहीं आता। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेसिंग चैलेंजेस। इसका जवाब मैं ये देता होता हूँ कि भाई हमें इससे अच्छी फील्ड बता दो, उधर जाके पैसे बना लेंगे। तनवीर भाई, मैं आंसर करना चाहूँगा इस बात का। असल में जो उन्होंने बात की कि रात को बहुत कुछ होता है, सुबह कुछ नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल अगर आप प्लेटफॉर्म से तमाम रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आपका कभी भी ऐसा फेज़ आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेवर रिलाई ऑन सिंगल इनकम, ठीक है ना। सिंगल इनकम, सिंगल आइडेंटिटी के ऊपर आप लोग कभी भी रिलाई करें ही ना। हमेशा छोटी छोटी पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ना वो खड़ी करें।
कि इन केस अगर आपका कोई एक बिजनेस सफ़र कर रहा है तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप पे एक इनकम होनी चाहिए जो कि आपके किचन को और आपके तमाम एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सके। Thank you. ठीक है अरसलान, मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने फ्रीलांसिंग से शुरू किया और उसके बाद माशाल्लाह डिजिटल एजेंसी बनाई और ग्रो किया, तो ये जो बच्चे बैठे हैं इनको ये बता दें कि इस दौरान चैलेंजेस क्या दरपेश आते हैं। ये बहुत अच्छा पैसा बना रहे होते हैं, लेकिन ग्रो कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, एजेंसी कैसे बनानी है, उसको रन कैसे करना है, उसमें चैलेंजेस दरपेश आते हैं, उसमें काइंडली गाइड करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था 2014 में और आई स्टार्टेड विद द फ्रीलांसिंग, और उससे पहले भी हम लोग तकरीबन 8-10 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। रेंट अ कोडर, गेट अ कोडर नाम की साइट्स थी, मे बी बहुत सारे बच्चों को उन साइट्स का भी पता भी नहीं होगा। तो आई स्टार्टेड बैक देन और शुरू में इसी तरह ही अर्निंग की। और कंपनी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। आपके पास पैसा आ रहा होता है तो आप बजाय इसके कि आप उससे अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें और आप गाड़ियाँ ख़रीदें और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जो आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे सकती, तो आप उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें जो कि आपके एसेट्स हों, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दें। और मैंने जैसा भी बताया कि आप लोगों ने कभी भी एक सिंगल इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो वो एक अनसस्टेनेबल इनकम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व होते हैं, उनके रूल्स चेंज होते हैं और वो कभी भी किसी भी टाइम आपकी प्रोफाइल को जो है ना वो रैंक से हटा सकते हैं। आपकी नंबर 1 पे प्रोफाइल आ रही थी, फिर आपकी 10वें नंबर पे प्रोफाइल चली जाएगी। तो आपने हमेशा इवॉल्व करना है, आपने ट्रांसफॉर्म करना है। अभी जो मैं करंटली कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग क्योंकि मेरा बिल्कुल बेसिक है, मेरी बैकबोन है, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन उसी के साथ पैरेलल मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं जो कि लिंक्डइन के साथ हैं, जो ओवरसीज़ में एजेंसीज़ हैं। अगर मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम किया और मुझे पता चला कि उसकी अपनी एक एजेंसी है यूएस में, तो मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो कि वाइट लेवल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़ी टर्म यूज़ होती है और कास्ट भाई फेमिलियर होगी इससे कि आप उनको काम करके देते हैं लेकिन आप उनके काम को क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारा काम है। तो अनलेस दे आर पेइंग गुड मनी तो आई एम ओके विद इट। तो मैंने इवॉल्व किया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डिजिटल एजेंसी के अंदर। अभी बहुत सारे बच्चे जो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने टीम बिल्ड करनी है। अगर आपको अच्छी रिसोर्सेज नहीं मिल रही, आई बिलोंग टू एबटाबाद, मेरा ख्याल है कि मैं इन ऑडियंस में सबसे ज़्यादा दूर से मैं ही आया हूँगा। मुझसे ज़्यादा दूर से कोई आया है? कौन आया है? सलमान चमन से भी आएंगे। अच्छा, चमन से भी आएंगे, चलें गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले आपने टीम बिल्ड करनी है। अगर आप ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छी नहीं है तो आपने टीम को खुद ट्रेन करना है। मैं एबटाबाद से बिलोंग करता था, शुरू में जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बिलीव यू मी कि मैं वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट करता था और हमारे पास सीवीज़ नहीं आते थे। अनफॉर्चुनेटली स्किल्ड बंदे मौजूद ही नहीं थे मार्केट में। जॉबलेस बहुत थे लेकिन स्किल्ड बंदे नहीं थे। तो आई टुक अ बैच, मैंने एक इंटर्नशिप अनाउंस की, पेड इंटर्नशिप अनाउंस की। वहाँ से मैंने बच्चों को खुद ट्रेन किया, उनको वो स्किल सिखाए जिनकी मार्केट में डिमांड थी, एंड देन आई हायर्ड दैम। तो इस तरह आपने पहले टीम बनानी है। उसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी है कि आपने पैसे को आगे ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उन जगहों पे इन्वेस्ट कैसे करना है जहाँ पे आपको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपकी बन सकें। थैंक यू अस्लाम भाई। बस आप अब आगे आ जाइए। आप किधर है? इधर ये अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आप सबको। और उस्मान भाई से मेरा एक क्वेश्चन है। जी लास्ट में जी सर, मैं अभी एसईओ मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी वजह से मैंने एसईओ में अर्निंग भी स्टार्ट कर दिया है। सो मैं अब लर्निंग के लिए मैं एएसओ में मूव करना चाह रहा हूँ। तो जैसे एसईओ के कोर्सेज वगैरह आप सब ने जो गाइड किया हमें और लॉन्च किए हैं, इसी तरह मुझे काफ़ी देर से एएसओ का कोई कोर्स नहीं मिल रहा। वकास भाई, तो सर प्लीज़ अगर कोई आपका कोई कोर्स है तो आप बता ये दें। रिसोर्स शेयर करते हैं कि एएसओ के लिए कौन सा। थैंक यू वकास भाई। जी अस्सलाम। एएसओ जो है वो उसके लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। मतलब है कि मेरे पास अभी रेडीली लिंक तो कोई मौजूद नहीं है जो कि कैन गाइड यू, लेकिन आप मेरे से अगर थोड़ी देर के बाद मुलाकात कर लें तो मे बी आई कैन गिव यू गाइडेंस पूछ के अपनी टीम से जो एएसओ करती है। लेकिन एएसओ और एसईओ बहुत सिमिलर है। आई मीन ऑलमोस्ट सेम, वही कीवर्ड रिसर्च चाहिए होती है, वही सारे टूल्स यूज़ होते हैं कि आप पॉपुलर और क्या किस चीज़ पे रैंक होना चाहिए। सेम टेक्निक्स यूज़ होती हैं, सारा कुछ सेम है। सिर्फ ये है कि रूल्स जो है वो 2 प्ले स्टोर्स हैं, एप्पल का भी और गूगल का भी। उन दोनों के ऊपर डिफरेंसेस हैं, वो भी बड़े मतलब 5 to 10% टोटल डिफरेंसेस हैं लाइक इन दोनों के अंदर।
बस यही चीज़ें कवर करनी होती हैं, बाकी लिंक जो है आई विल बी एबल टू शेयर अक्रॉस लेटर ऑन। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप 5 मिनट देते हैं तो मैं जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये वही खाने है। खाने के बाद ये सब लोग आप लोगों के Thank you साथ so होंगे, much. आप डायरेक्ट उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा जीशान सैयद जीशान अली से है। यार उर्दू पॉइंट को आप माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं बड़े अरसे से। सबसे बड़ा जो चैलेंज एक कंपनी को आता है मेरे ख्याल में वो है टीम मैनेजमेंट। आप लोगों ने तो कमल आफ्ताब को भी कहीं नहीं जाने दिया अभी तक। ये क्या लीडरशिप इस्तेमाल करते हैं आप लोग? कमल आफ्ताब वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मतलब रिसोर्स को आपने मेंटेन कैसे कर रखा है आपने? अच्छा, सबसे एक बंदा पहले इतना ग्रो करता है तो पहला थ्रेट होता है कंपनी छोड़ जाएगा। जितने क्वेश्चंस हुए हैं उन सब में फोकस जो है वो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा था, वो कुछ अजीब सा था। मतलब जुनेद अगर यहाँ पे हैं तो किसी को पता है कि जुनेद कितना अर्न कर रहे हैं? बाकी लोग भी जितने बैठे हैं आप में से किसी को एग्जैक्ट पता है कि कौन कितना अर्न कर रहा है? किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी ब्रांड की वजह से है। जुनेद खुद एक ब्रांड है, बाकी जितने लोग हैं वो खुद एक ब्रांड है। वो ब्रांड किस वजह से बना है? अपने कंटेंट की वजह से। सब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो जिस तरह भाई ने बात की कि $30 मैंने अर्न किए और अंकल ने पता नहीं क्या कह दिया। वो पीछे भाई थे, वो कह रहे थे रात को उठते हैं और सुबह सब कुछ उड़ जाता है और पता ही नहीं होता। जब आप ब्रांडिंग के ऊपर जाएंगे, जब आप कंटेंट के ऊपर जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको उड़ा दे। मैं यहाँ पे ये बात कर सकता हूँ कि उर्दू पॉइंट से अभी भी कोई चीज़ हटाने से पहले गूगल 4 दफ़ा पूछता है, बताता नहीं है, पूछता है गूगल, ठीक है? और 4 दफ़ा वो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगता है कि इसका हमें सोर्स दे दें आप, या इसको आप जस्टिफाई कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल हमें उड़ा दे और हम सुबह उठ के बैठे हों कि 20 साल पहले उर्दू पॉइंट बनी थी और अब कहाँ गया। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि सुबह उठते हैं और कुछ नहीं होता। तो कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको डर लगता हो कि सुबह उठें और कुछ भी ना हो। ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करें, कंटेंट के ऊपर फोकस करें, आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बहुत हार्ड है। आप आते हो मेरे पास, 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वी हैव लाइक 140+ एम्प्लॉयज इन 3 शिफ्ट्स और 24/7 वो वर्कआउट करता है। इसको जो स्टार्ट किया था वो अली चौर साहब ने स्टार्ट किया था, आप जानते हैं 2000 में। 20 ईयर्स इसको हो गए। टीम मैनेजमेंट में आपको किसी को भी अपने पास रुकने के लिए कुछ ना कुछ रीजन देनी होती है, और वो रीजन कुछ भी हो सकती है। आपके पास एक कैमरामैन है, एक कैमरामैन उर्दू पॉइंट के पास क्यों रुके? क्योंकि उर्दू पॉइंट की ब्रांडिंग से उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो कहीं पे कुछ चर्च नहीं बेचता, वो कुछ भी नहीं करता, वो पुलिस में उसके काम नहीं है कि वो मीडिया का कार्ड दिखा के वहां से निकल आएगा। उसके लिए बेनिफिट क्या है? आप उनको इवैल्यूएट करते हो और जो जितना अच्छा काम करता है आप उसको उस हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको हर मंथ आप कुछ ना कुछ इन रिटर्न देते हो, जिसके बाद वो फील करते हैं कि मेरी वैल्यू इस कंपनी में कितनी है। मेरी जो अपनी फेसबुक वॉल है वहाँ पे मोस्टली मेरे एम्प्लॉयज़ के बारे में ही होता है। जैसे अगले दिन मैंने लगाई थी एक पोस्ट और मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, जुनेद भाई, कि आपने एक किचन बॉय की पिक्चर लगा दी है अपने ऑफिस की, जिसका मैंने बर्गर बनाया हुआ साथ लगाया था। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि ये क्या बदतमीजी है, आपने उसको एक्सपोज कर दिया है कि ये उर्दू पॉइंट में किचन बॉय है। तो मैंने उनको, एक बंदे को आंसर किया था कि यार मेरे ख्याल में इसकी सैलरी आपकी अर्निंग से ज़्यादा हो, और उसको रेस्टोरेंट बनाने की वो ऑफर आती है कि यार तुम इतने अच्छे बर्गर बनाते हो, और एक गवर्नमेंट बेकरी के अंदर वो लाइव पिज़्ज़ा मेकर भी रहा है, तो वो उर्दू पॉइंट छोड़ के नहीं जाता। उसकी पिक्चर लगाने में क्या प्रॉब्लम है लोगों को कि किचन बॉय एक्सपोज हो गया है। लेकिन वो बंदा मुझे आके क्या कह रहा है, वो बंदा कह रहा है, कहता है सर जी मर ना जाऊं तो अलग बात है, लेकिन छोड़ता नहीं मैं यहाँ से अब। ठीक है, जो कमल आफ्ताब की बात कर रहे थे, कमल का जो पहले दिन से है ना तनवीर, वो पहले दिन से अपने काम के ऊपर बहुत फोकस था। मेरे एम्प्लॉयज़ लड़कियां भी जो हैं वो अक्सर उनको में से प्रॉब्लम होता है कि आप हमें बेटा क्यों कहते हैं। आपको भी बल्कि था, आप भी कहते थे कि यार ये लड़की आई है तो इसको बेटा क्यों बोला है, ये इतनी बड़ी तो नहीं है तुमसे।
तो बेटा कहने से ना बहुत से प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बन जाता है आपका। मैंने उसको पहले दिन से बेटा बोला है, अली चो साहब ने उसको पहले दिन से बेटा बोला है। अभी वो ड्रामे कर रही है, अभी वो मॉर्निंग शोज कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आपने मीडिया में हमने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, हमने कभी किसी की सैलरी नहीं रोकी। मैं एक चीज़ हमेशा बोल सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का आप मीडिया उठा के देख लें, किसी भी मीडिया के अंदर 5 तारीख तक पूरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती होगी। उर्दू पॉइंट में 5 तारीख तक हर बंदे को सैलरी पे कर दी जाती है, ठीक, हर मंथ की, और ये नहीं एक दफ़ा। इवन कोविड डेज में भी एक दिन का डिले नहीं हुआ, हमने सबको उनकी सैलरी पे की है, सब कुछ हमने दिया है, हम उनका रिगार्ड भी करते हैं। तो टीम मैनेजमेंट इसी तरह ही चल सकती है, जो इन शॉर्ट है कि जब तक आप उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं देंगे वो आपके साथ स्टे नहीं करेंगे। अगर आप ये बोलेंगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जीशान, थैंक यू। जी जी, एक टीम बिल्डिंग के लिए ना हम लोग अपनी कंपनी में कहते हैं कि यू कैन नेवर हायर द राइट टीम, यू हैव टू हायर द टीम एंड मेक इट राइट। कल्चर की जो बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन यू मेक योर टीम राइट। आपको सही लोग मिलते नहीं है बाजार में पड़े हुए, आप बनाते हैं और बनाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक एजेंसी जो है वो रन करता था और मैंने उसको फ्लॉप किया है, तो उसके अंदर जो मुझे इश्यूज आए हैं उसके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब हम एक नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो कोई भी जो टैलेंटेड बंदा होता है हमें तो चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्वालिटी तो हमने सेम प्रोड्यूस करनी है, तो हमें टैलेंटेड रिसोर्स नहीं मिलता। अगेन मेरा क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ टीम को सेटल करने के हवाले से, उस रिसोर्स को संभालने के हवाले से कि वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सर बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से है कि मैंने फ्रीलांसिंग से बिजनेस डेवलप किया था, लेकिन वो अनस्टेबिलिटी की वजह से इश्यूज आए, तो मुझे जस्ट हिंट्स दे दें कि हम प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई ना करते हुए कैसे डिजिटल एजेंसीज के हवाले से बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। आपका नाम क्या था? जहांजीर नाम है। जहांजीर, थैंक यू जहांजीर। प्लीज असगर जी, पहला क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को कैसे हायर करें या कैसे पहचानें वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा आप उसे टिका नहीं सकते। अगर आपके पास खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी कंपनी या मेरी एजेंसी के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस फेज़ से गुजरना होगा जहाँ पे टीम मैनेजमेंट और हायरिंग और HR और बाकी फर्दर फील्ड्स आती हैं। दूसरी, आपने अनस्टेबिलिटी की बात की फ्रीलांसिंग में, तो फ्रीलांसिंग में इशू होता है, पर जब आप क्लाइंट को आउट ऑफ द बॉक्स या आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं तो वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर वो मुझे कोई $5 का काम कराने आता है तो मैं उसको कुछ ऐसे काम करके दे देता हूँ जो कि शायद मेरे को 4 क्लिक लगेंगे, पर जब आप उसको एक्स्ट्रा हाईलाइट करके देते हैं कि ये तुमने मुझे मांगा था, मैं तुम्हें ये भी दे रहा हूँ, 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 तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो बंदा खुद आपको ढूंढते हुए जो है वो आ जाता है। तो इससे आप अपनी कन्वर्जन और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू असगर। असद अली, पाकिस्तान नंबर 1 टेक यूट्यूबर, इनसे क्वेश्चन मैं करूँगा कि ईमानदारी से बताएं, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार ये लोग इसलिए कामयाब हैं कि इन्होंने अच्छे वक्तों में चैनल बना लिया था। कौन कौन ये सोचता है यार मेरी तरह? गलत सोचते हो ना यार। चलें, क्या अब भी यूट्यूब पे जगह है, वहाँ पे रूट्स स्ट्रॉन्ग की जा सकती हैं? इस बात का जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सवाल जो है मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि यार आपने बड़े वक्तों में जो है काम स्टार्ट कर दिया था, उस टाइम गैप भी मौजूद था, स्कोप भी था, तो अब जो है वो क्रिएटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है वो कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बस एक ही चीज़ उनको बताता हूँ हमेशा कि यार अगर उस टाइम कहने के क्रिएटर्स कम थे, कंपटीशन कम था, कामयाब होना आसान था, तो लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा एज आपके लिए मौजूद है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सबसे बड़ा एज इस टाइम ये मौजूद है कि इस टाइम जो देखने वालों की तादाद है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया था तो उस टाइम ये 4G 3G जो है वो अभी इवॉल्व हो रहे थे, यानी कि लोगों के पास इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी वो कम थी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हर बंदे के पास स्मार्टफोन भी है, हर बंदे के पास
इंटरनेट पैकेज भी है। तो अब जो इंटरनेट यूजर्स की तादाद है, अगर आप इंटरनेट पे ही सर्च करें, गूगल में लिखें, तो वो 6 to 7 टाइम्स जो है वो तादाद 2016 की निस्बत जो है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं, यूट्यूबर के जो व्यूवर्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए स्कोप भी बढ़ गया है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी स्कोप मौजूद है, अभी भी गैप मौजूद है, अभी भी आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारे साथ बैठी है, जुनैद भाई। जुनैद भाई ने बड़ा से पहले स्टार्ट किया था, वैसे शायद हम सबसे पहले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जुनैद भाई ने अभी जस्ट हालिया स्टार्ट किया और 1 साल में तबाही मचा दी है। हर बंदा इनका फैन है, हम भी इन्हीं की वजह से शायद यहीं पे आए हैं। तो मैं खुद जुनैद भाई का बहुत बड़ा फैन। अच्छा जुनैद भाई, आपसे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक तो हमारी जो यूथ है ना, सब्र की कमी है। ये कहते हैं ओवरनाइट जुनैद अकरम यहाँ पहुँच गए हैं, लोग सेल्फीज लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी जुनैद अकरम बन जाए और ओवरनाइट बन जाए। दूसरी, इससे क्रिएट होती है फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, अटेम्प्ट की 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिले, कहते हैं कमी होता है। तो इसको कैसे ओवरकम करें, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं ज़रा करेक्शन कर दूं, मेरी पहली वीडियो आई थी 2012 में। सो 9 साल हो गए। कंसिस्टेंटली मैं 2015 से बना रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले तक इट वाज जस्ट अ हॉबी, बिकॉज हमारे सामने कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं थी कि इससे अर्निंग भी की जा सकती है। वो सिर्फ शौकिया करते थे हम दोस्त मिलके। फिर वक्त के साथ साथ जब दुनिया में हमने ट्रेंड्स देखे कैब से, तो बड़े बड़े लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं। फिर 15 पे जाके, अच्छा उसमें भी मसला ये 3 साल तो यहाँ बंद रहा यूट्यूब। दैट वाज द मेजर टाइम जब लोग काफ़ी अर्न कर सकते, क्योंकि एक बूम आया था और उस बूम में हम बंद बैठे हुए थे, हम लोग बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे। जो आपने बात की, देखिए मैं सबको हमेशा ही समझाता हूँ। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि मैं जुनैद भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। मैंने ठीक है, गुड जॉब। तो कह रहा है मैं वायरल नहीं हो रहा। तो बोला आप कितने अरसे से बना रहे हो? कह रहे मुझे 2.5 महीने हुए। तो बोला आप ठंडे पानी से नहा के पक्का खोलो, वायरल हो जाएगा। मतलब लोग कुछ सब्र नहीं। देखिए हम लोग रहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में, कि हमने ये तस्वीर डाली, ये लाइक्स आ गए। लेकिन जो रियल लाइफ है वो उस तरह नहीं चलती, वो अपने स्लो पेस पे चलती है। व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड इन लाइफ इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ठीक है, लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हालांकि मैं इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा चैनल, अगर हम रैंकिंग वाइज देखें इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप और इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, तो मैं टॉप 250 में भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इवन इन टॉप 250। मगर इन टर्म्स ऑफ अ ब्रांड, जैसे ब्रांडिंग की बात की सर ने, तो वो ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को ये बात नजर नहीं आती कि इसका चैनल 250 से भी नीचे है, मगर ये कि टॉप 3 में या टॉप 5 में कंसिडर किया जाता है। तो ब्रांडिंग पे ज़रा फोकस और कंसिस्टेंस। हमेशा मैं कोट अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। मैं आज भी 7 दिन जाता हूँ ऑफिस। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है मैं संडे को भी ऑफिस में ही बैठा होता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आइडिया का। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कि जैसे कि मैंने ये सेल फोन है, ये मैंने मार्केट प्लेस पे लगा दिया और आपने परचेज कर लिया। आई सेल आइडियाज। मैं कोई टैंजेबल चीज़ आपको नहीं बेचता, मैं सिर्फ बातें ही करता हूँ। मगर उन बातों का आना, उसका कोई स्केड्यूल नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपने हम वक्त तैयार रहना है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी टेड टॉक है, मैंने अक्सर मेंशन की है। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी ईट प्रे लव। उनकी 17 मिनट की टेड टॉक है, योर क्रिएटिव एलूसिव जीनियस के नाम से। जरा लिख ले अपने पास, घर जाके देखिएगा। उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि वो राइटर है और जो क्रिएटिविटी वाला काम होता है ना, आइडिया का, हर काम आइडिया से होता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, आइडिया जनरेट होता है। आइडिया पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये एक खुदा की देन होती है और ये सबके पास आती है। आपके ऊपर होता है कि आपने उसको कब ग्रैब करना है। तो मैं साइकोलॉजिकली अपने आप को ऐसे ट्रेन करता हूँ कि मैं रोजाना जूते पहन के कब तैयार होके, इस तरह जैसे मैं दफ्तर में जा रहा हूँ, तो मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करता हूँ कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो अब मुझे काम प्रोड्यूस करना है। तो मैं जितना अपने आपको फोर्स करता हूँ तो उतनी ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं। तो मैं बड़े आराम से घर बैठ सकता हूँ, मैं टीम हायर कर सकता हूँ। आपको पता है मेरी टीम कितनी बड़ी है? मेरे 3 चैनल्स हैं,
एक स्टूडियो में अब मैंने बनाए हैं 5 डिफरेंट स्टूडियोज हैं और 3 मेरे चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब चल रहा है। मेरे एम्प्लॉइज कितने होंगे? एज ऑफ नवंबर मेरे एम्प्लॉइज कितने थे आप सोच सकते हैं? 1। आई ऑलरेडी हैव 1, वो भी मेरा कजन तनवीर भाई मिले उनसे, ठीक है, जिसको मैं अक्सर सुना रहा हूँ वीडियो। अब जाके मैंने 2 लोग और आए, ठीक है। हर चीज़ आपने खुद नहीं करनी जिंदगी में, आप अपना काम डेलीगेट करें ताकि आप कम से कम स्ट्रेस रखें। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, काम डेलीगेट कर दें। अब मेरी एक कंपनी है, अभी अवतार भाई साथ में यूट्यूब मेरा मैनेज कर रही थी, अब मेरी वीडियो वो लगा रहा है, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, मेरी वीडियो वहाँ पे मैनेज हो रही है। काम डेलीगेट कर दें, हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ 24 घंटे होते हैं, आप कितने एंड देखेंगे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अक्सर हमें भी लोग कहते हैं कि जी आपने सही वक्तों में चैनल खोल लिया, तो इसका क्या मतलब? आप यूट्यूब ने क्या पैसा कमाना बंद कर देना है या उन्होंने अपना धंधा बंद कर देना है क्योंकि अब नए क्रिएटर नहीं आ रहे क्योंकि जी जुनेद भाई 2012 में बना ली थी वीडियो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी देखिए मैं हमेशा ही लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने काम में ब्यूटिफिकेशन डालें। एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट बहुत जरूरी है, जितना अच्छा कंटेंट होगा लोग अट्रैक्ट होंगे। आप मेरी 2016 की वीडियोस देखें, मैं एक छोटे से कमरे में बनाता था, उस कमरे में खिड़की भी नहीं थी और साथ ही टेबल थे, उसमें मोजे सूख रहे होते थे, मगर चूंकि मेरा कंटेंट स्ट्रॉन्ग था लोग सुनते थे। प्रोडक्शन वैल्यू के पॉइंट है, ड्रोन शॉट्स आ गए, अच्छी खूबसूरत लड़कियां, गाड़ी, फिरारी ये सब इसके भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जब नहीं है तो बंदा क्या करे? कंटेंट पे फोकस करे। तो आप जो भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन जरूरी बिल्कुल है, लेकिन जो मेन उसका फीचर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जिंदगी में आप कहीं भी पहुंच जाएं, आपने ना ये नहीं छोड़ना कि जी अब मेरे 3 चैनल है और मेरा फलाना मैनेज हो रहा है तो मैंने जी अब रेस्ट करना है। सुकून सिर्फ कब्र में, और हमारी तो कब्र में भी नहीं, वहाँ बिच्छू गए होंगे बहुत, राइट? तो आपने जो है ना ये नहीं, कंफर्टेबल नहीं होना जिंदगी में। आपने देखा होगा, सॉरी मैं लंबा कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस पे अभी मैंने एक नियॉन साइन लगा हुआ है मेरे पीछे, उस पर लिखा हुआ है गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। आराम पसंद नहीं होना जिंदगी में, ये आराम करने थोड़ी है, हमने काम करना है। और आपके पीछे जो है तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोगों की मेहनत है। वो कैसे? जैसे आपके पेरेंट्स हैं, 2 लोग हैं, राइट? आपके अब्बू, आपके लिए अम्मी के 2, अम्मी अब्बू इनके 2। अब ये ट्री अगर आप चलाते रहे 2 लाख साल तक, तो ये लगभग एवरेज 40 से 45 हज़ार लोग बचते हैं। उन सब लोगों ने सर्वाइव किया है वॉर, फैमिन, मतलब गले की कमी, माइग्रेशन, आइस एज, रात को सो रहे भालू आ गया, बच्चे खाने तुम्हारे, ये मसले होते थे इंसानों के। अभी से 100 साल पहले तक अगर आपको डायरिया होता था ना, तो लोग डॉक्टर नहीं बुलाते थे, वकील बुलाते थे कि यार वो जरा सॉर्ट करने मेरी जायदाद में जा रहा हूँ। अभी आप फ्लैजिल खा के फिर बैठ जाओ तो चाय पीने दोस्तों के साथ, इतनी मुश्किल। तो ऑल दोस 45,000 पीपल सर्वाइव सो दैट यू कैन डू ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। और 45,000 का मतलब है कराची का जो नेशनल स्टेडियम आजकल आप देख रहे हैं PSL, उससे 30,000 लोग आते हैं। यानी आप सोचे आप उस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और वो 45,000 लोग स्टैंड पे बैठे हुए भी और कुछ खड़े हुए भी हैं 15,000 एक्स्ट्रा, और वो आपको देख रहे हैं कि यार हम जो इतनी परेशानियों से, इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है। यार अब से 100 साल पहले, 100 साल की ज़्यादा कह रहा हूँ, 60 साल पहले तक फ्लश नहीं होता था। आप अपने पूछिएगा, अगर आपकी दादी हयात हो या अपने वालिदैन से पूछिएगा, वो उनका वॉशरूम का सिस्टम क्या होता था, परात में करके कोने पे फेंक के आते थे, और वो लोग आज भी जिंदा है। तो हम तो बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी में रहते हैं। तो बड़ी मुश्किलें झेली है लोगों ने ताकि आप कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन अगर आपने बोलना है जी वो छोड़ के चली गई, इसी पे पड़े रहना है, तो ये आपकी चॉइसेस है। सॉरी मैं बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? जो सबसे ज्यादा दूर से आया हो वो पूछ सकता है। कहाँ से आए हैं? चलेंगे चमन वाले, ये इधर आगे नहीं था, आगे चमन वाले इतनी दूर से आए हैं। सॉरी यार, आपकी नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन पर्सनली सर तनवीर से है, और सर मैं चमन से आया हूँ। तो आपको पता है सर, लोग यहाँ पर जानते भी नहीं होंगे, चमन का नाम भी इन्होंने अभी तक सुना नहीं होगा। तो चमन वाले अंगूर जानते हैं ना? कौन जानता है? यहाँ पर आप ऊपर करें, चमन का नाम किसने सुना अभी? अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने देखा भी है सर। तो मैं जिन मसाइल से गुजर कर यहाँ तक आया और जो मैंने SEO का जर्नी स्टार्ट किया है सर,
वहाँ पर अभी तक घर वाले ही नहीं मान रहे कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, लेकिन सर तनवीर ने जो हमें हिम्मत दी है कि आप कर सकते हैं। तो सर तनवीर, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं, जैसे लोड शेडिंग 20 घंटे सर हमारे वहाँ लोड शेडिंग होती है। और 4G तो इंटरनेट अभी तक पानी है, नाम 4G का है लेकिन इंटरनेट है 3G का। सर तो इन मसाइल में, इन बैकवर्ड एरियाज में सर हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं सर, अगर आप मेरा क्वेश्चन आंसर कर दे मेहरबानी। थैंक यू। मैं अगेन जुनेद भाई से ही रिक्वेस्ट करूँगा इसका जवाब दे दें। आपने शायद सुना ही नहीं है जो क्या बोले था। जी प्लीज़। देखिए यार वही मैं बात तो जो आपके लिए मैं अवेलेबल हुई सही, इन्होंने हाथ नहीं आना आपके। वही बात जो मैं भी कर रहा था कि लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से गुजारी है। ये आपके सामने मिसाल बैठी है। अगर आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करें अपने शहर से बाहर ही, लोगों की पूरी ज़िंदगी होती है जी पानी भर के लाना है। आप नगर पार्कर का जिक्र करें थे, थर्ड पार्कर के करीब नगर पार्कर के एरिया राजस्थान की बॉर्डर लगती है वहाँ पे। तो वहाँ गए थे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वहाँ लोगों की ज़िंदगी ही यही है कि 4 किलोमीटर दूर जाना है, मटके में पानी भरना और 4 किलोमीटर वापस आना है, एंड दैट्स इट। अब जिसको पानी ही नहीं मिल रहा वो कुछ और क्या कर सकता है? यार नंगर पार्कर से आया है वो सजाद या नहीं है? दूसरा भी नहीं आया। तो ये आप लोगों के लिए ये लर्निंग है कि हम कुछ चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप ही के सामने एक भाई बैठे हैं जिनके 20 घंटे लाइट नहीं होती। अब आप सोचो वो उस 4 घंटे में भी वो एक इकोनॉमी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जितनी भी उन्होंने की है माशाल्लाह। और लाइक वही 4G का प्रॉब्लम है, 3G। सर 4G इस मुल्क में है ही नहीं, ये झूठ है। आप भी ट्रैवल करते रहे, आपने 4G LTE एक्सपीरियंस किया होगा। अरे यूँ चलती है मतलब 1080p वाली, ये झूठ है। ये 4G के नीचे 2G है। तो अब ये मसले मसाइल हैं, वही वाली बात, ये सर्कमस्टेंशियल मसले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लाइट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नेट नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं? अगर आप कहीं रीलोकेट हो सके, पहली बात तो ये कि अपने घर वालों को आप एजुकेट करें। आप कह रहे हैं कि वो उनको नहीं समझ आती है चीज़ें। हज़रत अली का भी कॉल है ना कि अपनी औलाद के ऊपर अपनी मर्जी ना थोपे, क्योंकि वो दूसरे टाइम के लिए बने हैं। दे आर मेड फॉर डिफरेंट टाइम्स। तो टाइम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि इतना तेज़ी से टाइम पिछले 50 साल में नहीं चेंज हुआ जितना इस पिछले 5-10 सालों में चेंज हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इसको। तो ये अब देखें ना, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल की है, वेल रेड है, सब कुछ है, मगर उनको नहीं समझ आता स्मार्टफोन। वही उनकी पोतियाँ नवासियाँ जो हैं 1-1 साल की, वो यूट्यूब चला लेती हैं। तो मैं यही उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसको कहते हैं जनरेशनल गैप, कि जो चीज़ शायद आप ऑपरेट भी ना कर पाए, अभी वो बच्ची बोलती भी नहीं है बट वो उसको ऑपरेट कर लेती है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें समझानी थी। और ये पेरेंट्स वाला मसला बहुत आता है। मैं अगर मुझसे आप पूछें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मेरा जो कंक्लूजन है, मेरी उम्र 37.5 साल है, अभी तक जो मैं समझा हूँ वो ये है, ना ये दहशतगर्दी है, ना ये करप्शन है, ना ये पॉलिटिक्स है, ना ये हमारे जियो पॉलिटिकल मसले मसाइल है। असल मसला हमारे मुल्क का पता है क्या है? देखिए, इंसान के पास होती है सिर्फ 2 चॉइसेस। आपने अपने पेरेंट्स नहीं चूज किए थे। आपने अल्लाह मियाँ को बोला था मैंने यहाँ पैदा होना है, यहाँ होना नहीं, आपने नहीं चूज किया। आपने अपने बहन भाई भी नहीं चूज किए, ठीक है? 2 डिसीजंस होते हैं इंसान की लाइफ में जो कि उसकी लाइफ मेक या ब्रेक कर देते हैं। एक होती है उसकी तालीम, कि मैंने पढ़ना क्या है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर उसका करियर सेट होता है और फिर वो करियर उसकी जिंदगी का मीनिंग देता है, ठीक है? वो उससे आसाइशें लेता है। दूसरा उसका पार्टनर। आपने ना अपने बहन भाई चूज किए, ना माँ बाप चूज किए, ना आपने अपनी औलाद चूज की, आप अपना पार्टनर खुद चूज करते हो, ठीक है? अगर आपका पार्टनर अच्छा होगा तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जेफ बेजोस भी हो गए और आपके घर में चिक होगी तो वहां भी डिवोर्स हो जाएगी। समझ रहे हैं? डोमेस्टिक लाइफ जितनी अच्छी होगी, आप यू कैन हैव ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर जिस घर में जाके सोना वहां सुकून नहीं है, सब बर्बाद है, किसी काम का वो पैसा। तो आप समझे मेरी बात? 2 चॉइसेस, एक आपकी तालीम जिसकी बुनियाद पे आपका करियर होता है, दूसरा आपकी कि आपका पार्टनर कौन। और पाकिस्तान में 99% लोगों के पास ये 2 चॉइसेस नहीं है। आपके बाप बता दें कि आपने पढ़ना क्या है, कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो अब तू बन, ठीक है? माँ बोलती है कि जी ये खाला का लड़का है तेरी, ये कुछ नहीं करता, ब्याह होगा खुद ही सही हो जाएगा। अबे क्या ये रोबोट है जो सही हो जाएगा? बच्चे होंगे खुद ही सही हो जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। इस्लाम में कहते हैं जुआ हराम है,
हम अरेंज मैरिज के नाम पे जुआ खेलते हैं, गाड़ी देख ली सेविंग वाला लौंडा, ये लो हमारी बच्ची ले, सारी जिंदगी बोलते जी पराये मर्द से बात नहीं करनी, शादी करा के पराया मर्द कमरे में छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। तो अब उस औरत की क्या लाइफ होगी जब उसकी बेसिक चॉइस ही नहीं थी। ठीक है ना, सबके अपने अपने, आपकी भी जाहिर है, आपने भी शादीशुदा है, आपके भी कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे ना कि यार आई लुक फॉर दीज थिंग्स इन माय पार्टनर शुड बी लाइक दिस, उसकी ये एट्रीब्यूट्स हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ताकि जो मैं फैमिली रेस करना चाह रहा हूँ वो इन प्रिंसिपल्स पे हो जिसपे मैं बिलीव करता हूँ। आपने जी ला के कोई भी पकड़ा दिया, अब वो कोई नशई है, वो मारने वाला है, या अगर अच्छा मैं कोई जेंडर बायस नहीं कर रहा, कुछ खवातीन भी जो है नहीं समझ आती लोगों को कि यार मैं चाहता हूँ आप इस तरह करें, आप बदतमीजी करिए मेरे पेरेंट्स से वगैरह वगैरह। तो जब आपके पास ये दो ही चॉइसेस ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन लेनी है, तो आप घंटा तरक्की करोगे। ये मसला है सबसे बड़ा पाकिस्तान, तो लोगों के पास उनकी अपनी लाइफ की चॉइसेस नहीं है। कितने लोग यहाँ पे होंगे जो इंजीनियर होंगे जिन्होंने बनना कुछ और था, हाथ उठाएं। अच्छा चले, कितने लोग हैं जिन्होंने बनना कुछ और था, पेरेंट्स ने कुछ और बना दिया। ये देखें सर 40% है ये, इतने से पूल में ये 40% है। अब आप पूरा मुल्तान ले लें, पूरा सदर्न रीजन ले लें, फिर आप पाकिस्तान पे अप्लाई करें, 30 to 40% यूथ आपका जो है वो ऐसी डायरेक्शन पे जिसके लिए वो बने ही नहीं, तो अब घंटा में ही जाएंगे। सर मसला सारा ही है, इस चीज को लोग समझते नहीं है। तो भाई जो चमन वाले हैं, अब ये सर्कमस्टेंशियल, ये वो चीजें हैं आपके हाथ में नहीं है। बिजली के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, टायर जला सकते हो, वो आपके डंडे मारेंगे आगे, क्या कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को एजुकेट करें, उनको बारहा समझाएं, उनको मिसालें दिखाएं। देखिए ये भी एक मिसाल है, हमारे पेरेंट्स ना हम पे यकीन नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, अपनी औलाद पे यकीन नहीं। हर किसी की औलाद अच्छी है सिवाय उनकी अपनी औलाद के। तो ये आपका मसला है ना, आपने बनाया मुझे। अगर आपको लगता है कि मेरी औलाद निकम्मी है, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, इट वाज योर जॉब नॉट टू मेक मी अ निकम्मा। अगर आप ये कह रही है कि वो भी फलाना भी अच्छा, फलानी भी अच्छी, फलानी भी अच्छी, और मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तो ये तो फिर आपकी गलती है, तो मैं क्यों पे कर रहा हूँ। हमारे बड़ा मसला है। पेरेंट्स से जरा सा आप कोई वैलिड क्वेश्चन करें ना, आगे से आता नमाज पढ़ी नहीं तुम, अरे नमाज कहाँ से आ गई, वो पढ़ लेंगे, मगर जब उनके पास आंसर नहीं होता तो फिर भी, या फिर ये कि बड़ों के आगे बोलते नहीं। बच्चा हमारे यहाँ होता है, उसको सिखाते हैं बाबा मामा पानी ये वो बोलना। बच्चा जब बोलना सीखता है फिर उसको बोलते हैं बड़ों के आगे नहीं बोलते, चुप करो। वो कहते हैं सिखाया कि मुझे बोलना। अजीब कंफ्यूज हम नेशन पैदा कर रहे हैं। तो अगर आप उनको एजुकेट करें, और अगर टेम्पररीली आप ऐसे इलाके में रिलोकेट हो सके, अगर आपके माली वसाइल आपको इजाज़त देते हैं, या फिर आप ये नेटवर्क बनाएं। देखिए नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है। मैं सॉरी बड़ा लंबा टाइम लेता हूँ। एक बच्चे की मुझे कॉल आई इस्लामाबाद से, वो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए एंगेज करना चाह रहा था। ये आप सबके लिए बड़ी ज़रूरी मिसाल है। मैंने उस बच्चे को ना मैं जानता हूँ ना मैं उसको देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इंट्रीग हो गया कि यार ये कौन है। मैंने उसको बोला ये काम छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन और क्या करते हो। उसको मैंने मजीद कुरेदा टर्न्स आउट वो एक एजेंसी रन करता है, और कह रहा है अभी मैंने एक चाइनीज क्लाइंट पकड़ा है और 15 लाख रुपए रिटेनर वो मुझे देता है। वो 23 साल का लड़का है, ठीक है। कह रहे ये तो एक क्लाइंट है, ऐसे मेरे पास 4 क्लाइंट और है। मैंने तुमने बनाए कैसे? क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मुझे सब पता है, मैं सबसे सीखता हूँ। एक 17 साल का बच्चा एक ट्रेड में वो रोजाना के 100 पाउंड कमाता है ट्रेडिंग करके, मैं उससे सीखता हूँ। मेरी आधी उम्र का है, मुझ में वो शरह नहीं है। ये अपने अंदर से निकालने की जी मैं बड़ा हूँ, मैं चौधरी हूँ तो मेरे सब पता है, ये नहीं। हमेशा झुके रहे, और इतना भी ना झुके कि कोई और एडवांटेज ले ले, मगर ये कि हमेशा लर्निंग का ऑप्शन ओपन रखें। You always meet someone who knows something that you don't know. इस रूप में हर एक शख्स को कोई ऐसी बात पता है जो दूसरे को नहीं पता, कोई ऐसी नॉलेज है। तो मैं उस 17 साल के बच्चे से ट्रेडिंग ऑप्शन सीखता हूँ। तो वो 23 साल के बच्चे ने बोला कि मेरे पास ये क्लाइंट है। मैंने तुमने पढ़ा क्या है? कह रहे मैं BBA के आखिरी सेमेस्टर में हूँ। तो कह रहे मैं सिर्फ अम्मी को खुश करने के लिए कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट है, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। कह रहा है कि मैं सिर्फ अम्मी को खुश करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री ले रहा हूँ,
मैं यूनिवर्सिटी में हंस रहा होता हूँ, टीचर जो पढ़ा रहा होता है कहता है आप ये समझे कि मैंने AI टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है और वो मुझे हेलो वर्ल्ड सिखा रहा है GW बेसिक पे, कह रहा मुझे हंसी आती है। तो मैंने तुमने लर्निंग कैसी, कह रहा है सेल्फ लर्निंग। मैंने जो है ना नेटवर्क बनाया, मैंने जो है ना ऐसे लोग ढूंढे जो कि इस तरह की चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फ्रीलांस हो गई, ये वो। मैं छोटे छोटे इवेंट्स कराता था, मैंने 17 साल की उम्र में विजिटिंग कार्ड्स बना लिए थे, मैं नेटवर्किंग करता था। मेरा काम ही होता लोगों के कार्ड ले लूँ, मैं तनवीर भाई से कुछ सीख लूँ, मैं इनसे कुछ सीख लूँ, उनसे कुछ सीख लूँ, कर करा के मैंने इतनी लर्निंग की कि आज जो है ना बड़े बड़े चाइनीज ऑफिशियल जो हैं वो मेरे ऑफिस में आते हैं। इस्लामाबाद में वो जब निकलते ना अपनी रेजिडेंसी से, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, कह रहा हूँ मेरे दफ्तर में आते हैं और मुझे 15-15 लाख रुपए रिटेनर देते हैं। 23 साल का बच्चा है, आप ही कुछ ऐसा बच्चा है, उसके पास भी वही फोन था, उसी के पास भी वही टिकटॉक आ रहा था जो आपके पास, बाबाजी मांगड़ियाँ, उसी के पास वो सब ऑप्शन थे। और व्हाट ही चोज वाज कि यार मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। एट द एंड ऑफ द डे देखा आप जितना रोल है इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी यार आपने कभी सुना है कि महंगाई नहीं है? आप पिछले 30 साल के अखबार निकाल लें, आपको महंगाई का वर्ड निकले। महंगाई हमेशा होती है, ये कभी भी खत्म नहीं हुई, मसले कभी भी नहीं खत्म होंगे। अब आप बैठ के या तो रो लोगे जी इमरान खान ने ये कर दिया, मियाँ साहब ने ये कर दिया, या जी भुट्टो ने ये कर दिया, या आप कोई और खुद से कोई एक्शन लो। रोना सबसे आसान काम है, इसलिए ज्यादातर लोग रोते हैं। इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो 23 साल की उम्र में 15-15 लाख रुपए रिटेनर ले रहे होते हैं। ये तीसरी बात। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच विकास भाई, सैयद ज़ीशान, अरसलान, असद अली, असगर भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। यू मे हैव अ सीट प्लीज। जुनैद भाई के साथ हमारा एक और सेशन है।